हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था बोर्स के एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस और उसकी एडवांटेज या डिसएडवांटेज के ऊपर अपने लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि जो आपकी बोर्स एटॉमिक थ्योरी है वो बोर्स एटॉमिक थ्योरी ना ही तो डी ब्रोगली इक्वेशन को एक्सप्लेन कर पाती है और ना ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर पाती है। इस वीडियो के अंदर हम डी ब्रोगली इक्वेशन के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं क्या कि व्हाट इज द डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है, किस बात को इंडिकेट करते हैं बेटा, उसका अपनी डेली लाइफ के अंदर इसका क्या कुछ सिग्निफिकेंस है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी इक्वेशन या अपना आज का टॉपिक जिसका नाम है बेटा डी ब्रोगली रिलेशनशिप। आज का अपना टॉपिक रहेगा बेटा जिसका नाम है डी ब्रोगली रिलेशनशिप। बेटा जैसा कि आप लास्ट वीडियो के अंदर पढ़कर आए हो, हम सभी ने एक बात पढ़ी थी बेटा कि जितनी भी आपकी वेव होती हैं उन सभी के पास कैसा करैक्टर पाया जाता है बेटा, पार्टिकल करैक्टर पाया जाता है। इनके हम बोल सकते हैं बेटा कि ऑल टाइप ऑफ वेव्स हैव द पार्टिकल करैक्टर, कि आपकी जो वेव्स होती है बेटा उन वेव्स के पास कौन सा करैक्टर प्रेजेंट होता है बेटा, पार्टिकल करैक्टर प्रेजेंट होता है। तो यहां से एक बात और हमारे दिमाग में आती है बेटा कि वेव के पास पार्टिकल करैक्टर है, तो क्या पार्टिकल के पास भी वेव करैक्टर होगा या नहीं होगा बेटा? ध्यान से सुनिए बेटा मेरी बात कि आपकी कोई भी एक वेव है, वो वेव किसकी तरह काम कर रही है, एक पार्टिकल की तरह काम कर रही है। जैसे हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वायरलेस के अंदर हमने पढ़ा है बेटा कि वेव किसकी तरह काम करती है बेटा, कि पार्टिकल की तरह काम करती है। लेकिन आज जो हमारे पास क्वेश्चन आ गया वो ये आ गया कि बेटा क्या पार्टिकल भी एक वेव की तरह काम कर सकता है या नहीं कर सकता है बेटा। तो किसी भी पार्टिकल के वेव करैक्टर को जानने के लिए सबसे जो अहम योगदान रहा किसका रहा, आपका डी ब्रोगली रिलेशनशिप का रहा बेटा। तो डी ब्रोगली रिलेशनशिप ने बोला कि जब कोई भी पार्टिकल मोशन के अंदर होता है, जब आपका कोई भी पार्टिकल किसमें होता है बेटा, मोशन के अंदर होता है, तो मोशन के दौरान वो किसकी तरह काम करता है बेटा, एक वेव की तरह काम करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि जो आपकी वेव है वो पार्टिकल का काम कर सकती है और जो आपका पार्टिकल है वो एक वेव की तरह काम कर सकता है। तो इससे हमें मैटर के ड्यूल करैक्टर का क्या लगता है बेटा, पता लगता है कि कोई भी जो मैटर होता है वो मैटर वेव की तरह भी काम कर सकता है, वो मैटर किसकी तरह काम कर सकता है बेटा, कि पार्टिकल की तरह भी काम कर सकता है बेटा। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि जो आपका ड्यूल करैक्टर है बेटा, ड्यूल नेचर ऑफ जो मैटर है वो किसके द्वारा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया बेटा, डी ब्रोगली के द्वारा। इसलिए हम इस इक्वेशन को किसका नाम देते हैं बेटा, डी ब्रोगली रिलेशनशिप का नाम देते हैं बेटा। तो डी ब्रोगली रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, डी ब्रोगली ने बोला कि ऑल मटेरियल पार्टिकल इन मोशन, कि जब आपका कोई भी मटेरियल का पार्टिकल है, किसी भी मटेरियल का क्या बेटा पार्टिकल है, वो किसमें मोशन में पोसेसेस द वेव करैक्टर, तो अपने अंदर कौन सा करैक्टर रखेगा बेटा, वेव करैक्टर। इसका मतलब क्या बेटा कि अगर आपका कोई भी पार्टिकल किसमें है, मोशन में है, तो मोशन के दौरान वो पार्टिकल कौन सा करैक्टर रखता है अपने अंदर बेटा, वेव का करैक्टर रखता है। इनके पार्टिकल होते हुए अपने अंदर कौन सा करैक्टर रख रहा है बेटा, वो एक वेव का करैक्टर रख रहा है। तो इससे हमें क्या पता लगता है बेटा, इससे हमें मैटर के ड्यूल करैक्टर का पता लगता है। तो डेफिनेशन में हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि ऑल मटेरियल पार्टिकल, ऑल material particle in motion possesses wave character। ऑल मेटेरियल पार्टिकल इन मोशन, कि जितने भी आपके मेटेरियल पार्टिकल होते हैं अगर वो किसमें है बेटा, मोशन के अंदर है, पोसेसेस द वेव करैक्टर, तो अपने अंदर कौन सा करैक्टर रखते हैं बेटा, वो वेव करैक्टर रखते हैं। ऑल मेटेरियल पार्टिकल, जितने भी मेटेरियल पार्टिकल है किसमें बेटा, मोशन में, पोसेसेस का मतलब रखना, क्या रखते हैं बेटा अपने पास, वो वेव करैक्टर रखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डी ब्रोगली डेफिनेशन बोलते हैं बेटा। ये आपकी डी ब्रोगली की क्या होगी है, डेफिनेशन आ गई। अब ध्यान से सुनिए बेटा, अगर आपका पार्टिकल वेव करैक्टर का है, तो वेव करैक्टर का है तो इस पार्टिकल के पास क्या मिलेगी बेटा, वेवलेंथ मिलेगी, क्योंकि वेव के पास क्या होता है बेटा, किसी न किसी सुटेबल डेफिनेट वैल्यू किसकी होती है बेटा, वेवलेंथ की होती है। तो यहां से एक बात क्लियर होती है बेटा, अगर ये आपका पार्टिकल मोशन में
तो वो एक वेव की तरह काम करे, और अगर ये वेव की तरह काम करे तो इसके पास क्या होगी बेटा, कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ होती है बेटा उसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोलते हैं बेटा इस वेवलेंथ को हम, डी ब्रोगली वेवलेंथ। और डी ब्रोगली ने इस वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का क्या दिया बेटा, एक फार्मूला दिया जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन के नाम से जानते हैं बेटा। दोबारा से सुनना क्या कुछ बोला गया बेटा। बेटा अगर आपका मेटल पार्टिकल किसमें है, मोशन में है, तो मोशन में है तो कौन सा करंट रखेगा बेटा, एक वेव की तरह काम करेगा। और अगर आपका पार्टिकल एक वेव की तरह काम कर रहा है तो उसके पास क्या बेटा, कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। और अगर उसके पास कोई ना कोई वेवलेंथ है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उस इक्वेशन को हमने किसका नाम दिया, डी ब्रोगली इक्वेशन का नाम दिया बेटा। किसका नाम दिया उसको हमने, डी ब्रोगली इक्वेशन का नाम दिया। और वो इक्वेशन क्या है बेटा, वो इक्वेशन आपकी कि किसी भी पार्टिकल की जो वेवलेंथ होगी वो बराबर होगी बेटा लैम्डा इज इक्वल टू, ये बराबर होगी किसके, h अपॉन mv। ये वेवलेंथ किसके बराबर होगी बेटा, ये वेवलेंथ बराबर होगी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। यहां पर जो आपकी लैम्डा बेटा ये कहलाती है डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या कहलाती है बेटा, ये आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ। h कौन है बेटा, सबको पता है बेटा h कौन है, यहाँ पे h होगा बेटा आपका पैलेंक्स कांस्टेंट। h कौन है बेटा आपका, पैलेंक्स कांस्टेंट। m कौन है बेटा, मास ऑफ पार्टिकल। v कौन है बेटा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। बात समझ में आ गई बेटा। तो उसने बोला कि अगर आपका पार्टिकल वेव के अंदर है तो उस वेव को कैरेक्टर है, उस वेव की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते बेटा, h अपॉन mv का इस्तेमाल करते बेटा। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसके नाम से जानी जाती है बेटा, ये इक्वेशन आपकी कहलाती है डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन, ये इक्वेशन किसके नाम से जानी जाती है बेटा, इट इज नोन एज डी ब्रोगली इक्वेशन। अब बात आती है सर ये इक्वेशन आई कहां से, ये इक्वेशन जनरली कहां से ड्राइव होकर आती है बेटा। तो अब हम बात करते हैं बेटा डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, कि डी ब्रोगली इक्वेशन को कहां से ड्राइव किया गया है बेटा। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, डी ब्रोगली किसको एक्सप्लेन कर रहा है, नेचर मैटर के ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है बेटा। और डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास, ये भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं बेटा एक बार दोबारा से। डी ब्रोगली इक्वेशन आपकी है बेटा यहाँ पे कि लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा, h अपॉन mv के बराबर होगा। अच्छा एक बात और बेटा, ये कौन है मास, ये कौन है वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी क्या कहलाती है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी क्या कहलाता है बेटा, मोमेंटम। क्या कहलाता है बेटा, ये आपका मोमेंटम कहलाता है बेटा। मास इनटू वेलोसिटी क्या कहलाता है बेटा, मोमेंटम कहलाता है। मास इनटू वेलोसिटी क्या कहलाता है बेटा, आपका मोमेंटम कहलाता है। और मोमेंटम को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल p के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल p के द्वारा इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो बेटा, यहां से आप बोल सकते हो कि जो अपना वेव लेंथ होगी वो क्या होगी बेटा, h अपॉन p। ये इक्वेशन आपको क्या रखनी है बेटा, याद रखनी है। 101% आपका कई बार आईआईटी या नीट के अंदर जो क्वेश्चन है बेटा वो इस इक्वेशन से ड्राइव करवा लिए जाते हैं बेटा। या बोल सकते हो बेटा कि इस इक्वेशन का जो इस्तेमाल है वो आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर किसी न किसी न्यूमेरिकल में किसी न किसी रूप में जरूर होगा बेटा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के कारण इसको ढंग से आराम से समझना है बेटा। तो आगे चलते हैं बेटा, किस इक्वेशन को ड्राइव कहां से किया गया बेटा। तो हमने बोला बेटा कि जो आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन है, इस डी ब्रोगली इक्वेशन ने एनर्जी और मास रिलेशनशिप को क्या रखा है बेटा, अपने अंदर समाये हुए रखा है। कि अब क्या बोल सकते हैं बेटा कि डी ब्रोगली इक्वेशन इज द कंबाइंड या कंबाइनिंग फॉर्म ऑफ मास एनर्जी फॉर्म या मास एनर्जी रिलेशनशिप। कि जो आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन बेटा, वो डी ब्रोगली इक्वेशन मास एनर्जी रिलेशनशिप की कंबाइनिंग फॉर्म है। अब आप ध्यान दो बेटा, मास के अगर ऊपर हम बात करें तो आइंस्टीन का नाम आता है, और एनर्जी के ऊपर बात करें तो इसका मतलब पैलेंक्स कांस्टेंट, पैलेंक्स क्वांटम थ्योरी का नाम आता है। तो जो आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन है वो डी ब्रोगली इक्वेशन पैलेंक्स क्वांटम थ्योरी और अल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन को जोड़ने से या उन दोनों के रिजल्ट से मिलकर बनी बेटा। अगर मान लो हम पैलेंक्स कांस्टेंट थ्योरी की बात करें तो पैलेंक्स कांस्टेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने लाइट की एनर्जी को एसोसिएट किया था बेटा अकॉर्डिंग टू derivation of
डी ब्रोगली इक्वेशन। क्या करने जा रहे हैं बेटा, हम डी ब्रोगली इक्वेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं बेटा। और हमने एक बात बोली बेटा कि जो आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन ये किसका कॉम्बिनेशन है, मास एनर्जी रिलेशनशिप का क्या है बेटा, ये कॉम्बिनेशन है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू पैलेंस क्वांटम थ्योरी बेटा, अकॉर्डिंग टू पैलेंस क्वांटम थ्योरी, अगर बेटा हम पैलेंस क्वांटम थ्योरी की बात करें तो आपकी लाइट की जो वेवलेंथ होगी, सॉरी उस लाइट की एनर्जी क्या होगी जिसकी वेवलेंथ कोई ना कोई सर्टेन वैल्यू रखती है, फ्रीक्वेंसी कोई ना कोई सर्टेन वैल्यू रखती है। तो पैलेंस क्वांटम थ्योरी ने क्या बोला बेटा कि किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होगी E वो बराबर होगी किसके बेटा, h nu के। इक्वेशन नंबर 1 मान लो बेटा वैसे। भाई देखो एक बात बताओ बेटा कि जो आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन है ये किस किस का कंबाइनिंग फॉर्म है बेटा, यानी कि आप ये बोल सकते हो बेटा कि जो हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन है ये किस किस के बीच की रिलेशनशिप है, मास और एनर्जी के बीच की रिलेशनशिप है। बेटा किसी भी फोटोन की एनर्जी को एक्सप्लेन करने का मेन क्रेडिट किसको जाता है, डी ब्रोगली सॉरी पैलेंस कांस्टेंट थ्योरी को जाता है, पैलेंस क्वांटम थ्योरी को जाता है बेटा। और मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप को ड्राइव करने का मेथड किसको जाता है बेटा, अल्बर्ट आइंस्टीन को जाता है। तो उसने बोला कि आपके पास कोई भी लाइट है तो उस लाइट की एनर्जी कितनी होगी, भाई आपका पार्टिकल है और पार्टिकल क्या किसको एमिट कर रहा है, वेव को एमिट कर रहा है। तो अगर आपका पार्टिकल वेव को एमिट करता है तो उस वेव की एनर्जी क्या होगी, तो वेव की एनर्जी क्या होगी बेटा, वेव की एनर्जी होगी इक्वल टू h nu। बात समझ में आई या नहीं है, ये आपकी पैलेंस कांस्टेंट थ्योरी बेटा। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी, अगर हम बात करें किसकी बेटा, आइंस्टीन इक्वेशन की बात करें तो आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टिकल का मास m है, ध्यान से सुनने का, पार्टिकल का मास कितना है m है, वेलोसिटी कितनी है c है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, तो उस पार्टिकल की एनर्जी क्या हो जाएगी, E = mc²। इक्वेशन नंबर सेकंड होगी बेटी, दोबारा से सुनिएगा। पैलेंस क्वांटम के अकॉर्डिंग वेव की एनर्जी आ गई, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग पार्टिकल की एनर्जी आ गई, और उसने बोला कि पार्टिकल वेव की तरह काम कर रहे हैं तो इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो इनकी जब एनर्जी सेम होगी तो अब आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर रखते हैं बेटा यहां से। तो हमने क्या किया बेटा, h nu को किसके बराबर रखा, mc² के क्या रखा बेटा, इक्वल रखा। दोबारा से देखना बेटा, आपने अल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन रखी है बेटा कि E = mc², ये कहां से आई बेटा, ये इक्वेशन आई कि जब आपका पार्टिकल, जब आपकी वेव किसकी तरह काम करती है, पार्टिकल की तरह काम करती है। ये कब आती है बेटा, जब आपका पार्टिकल वेव की तरह काम करता है। तो ड्यूल करेक्टर है तो दोनों इक्वेशन गई बेटा, ये हमने वेव की इक्वेशन गई बेटा, ये हमने पार्टिकल की इक्वेशन गई। पार्टिकल और वेव एक ही करेक्टर की है बेटा तो इनकी एनर्जी भी सेम होगी, तो हमने इन दोनों को क्या रखा बेटा, इक्वल रख दिया बेटा। अब एक बात बताओ बेटा, न्यू किसके बराबर होता है, न्यू = c/λ, वैल्यू पुट करो बेटा, h = न्यू किसके बराबर होगा बेटा, c/λ = mc², लैम्डा को साइड बेटा, तो लैम्डा = किसके बराबर हो जाएगा बेटा, mc², नीचे आ जाएंगे यहाँ पे hc में mc², एक c से एक c क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। तो लैम्डा = किसके बराबर होगा बेटा, h/m * c। हो गया या नहीं होगा बेटा। c कौन बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, c कौन बेटा आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर मैं पार्टिकल की बात करूं बेटा तो उसने बोला बेटा कि अगर आपका पार्टिकल जिसका मास m है और वेलोसिटी v है तो पार्टिकल के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी बेटा आपकी लैम्डा = h मास * वेलोसिटी। ये क्या आ गई बेटा आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन। यानी कि आपको क्या मानना है बेटा कि c को किसके बराबर मान लिया बेटा, v के बराबर मान लिया बेटा। c का इस्तेमाल कब करेंगे, जब आपकी वेव की लाइट की, यानी कि लाइट की स्पीड अगर हमें गिवन हो तो हम c लिखेंगे, और पार्टिकल का नेचर है बेटा तो हम क्या लिखेंगे बेटा, उस पार्टिकल की स्पीड को v लिखेंगे बेटा। तो ये लैम्डा = h/m/v आ गई बेटा, यानी कि आपकी यहां तक की इक्वेशन का ड्राइव। अब आगे देखिए बेटा, मास * वेलोसिटी क्या कहलाता है बेटा, मोमेंटम। तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, लैम्डा बराबर हो जाएगा h/p। h कौन बेटा आपका पैलेंस कांस्टेंट, अगर इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिखो बेटा 1/p। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो बेटा, इस इक्वेशन से आप बोल सकते हो बेटा कि किसी भी वेव की जो वेवलेंथ होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके बेटा, मोमेंटम के। किसी भी वेव की जो वेवलेंथ होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके बेटा, उसके मोमेंटम के क्या होगा बेटा, इनवर्सली
प्रोपोर्शनल होगी बेटा। तो ये थी बेटा आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन। अब बात आती है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन इन आवर लाइफ, कि हमारी लाइफ के अंदर डी ब्रोगली इक्वेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, कहां पर हम डी ब्रोगली इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसने बोल बेटा कि डी ब्रोगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। बेटा डी ब्रोगली इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है यहाँ? और इसने बोला बेटा कि मान लो एक तो आपके पास इलेक्ट्रॉन है और एक मान लो आपके पास क्या बेटा टेनिस बॉल है। एक तो क्या बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन है और एक क्या बेटा आपके पास टेनिस बॉल है। जब इन दोनों की वैल्यू को पुट किया जाता है बेटा, कि मान लो आपके इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, सबको पता है बेटा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³ क्लियर है बेटा। और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा 10⁻, मान लो आप इसकी जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बेटे, तो आपके पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हमने मान ली बेटा 10⁸ या 10⁶, ये हमने मान लो मास तो मान लिया बेटा m = इसका 9.1 × 10⁻³ kg। ये मान लो हमने मान लिया बेटा, ये मान लिया बेटा हमने मास क्या होगा बेटा इसका 9.1 × 10⁻³ kg। वेलोसिटी क्या होगा बेटा 10⁶ मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करते हैं यहां से इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो λ = h/mv, ये फार्मूला लगाएंगे बेटा। एक बार सेकंड साइड में आ जाओ बेटा टेनिस बॉल के ऊपर। अगर हम टेनिस बॉल की बात करें बेटा, तो अगर आप टेनिस बॉल की बात करते हो बेटा, तो टेनिस बॉल का मास मान लो बेटा आपने मान लिया 10 ग्राम, और इसकी जो वेलोसिटी वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बराबर मान लो बेटा 10⁶ मीटर पर सेकंड, यही मान लो बेटा आपने। तो इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, बोलो वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए भी सेम फार्मूला है बेटा h/mv। बेटा यहां से जो वेवलेंथ कैलकुलेट होगी वो, और यहां से जो वेवलेंथ कैलकुलेट होगी, कैसे कैलकुलेट करो बेटा, h की वैल्यू पुट करो, कितनी होती है 6.6 × 10⁻34 अपॉन मास कितना गिवन है बेटा 9.1 × 10⁻31, वेलोसिटी कितनी गिवन है बेटा 10⁶। क्लियर है? जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये वैल्यू आती है बेटा आपकी 7.28 × 10⁻10 मीटर। किसके रिस्पेक्ट में है ये बेटा ये वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। और अगर यही वैल्यू आप किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करो बेटा टेनिस बॉल के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर वैल्यू आएगी बेटा 6.6 × 10⁻38 मीटर। क्लियर बेटा? इनकी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ये बेटा टेनिस बॉल की वेवलेंथ ये। आप मुझे एक बात बताओ बेटा कि इस दोनों वेवलेंथ के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो और आपकी टेनिस बॉल की जो वेवलेंथ है वो, इन दोनों में से सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन बेटा, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या है बेटा बड़ी है, जिसको हम क्या कर सकते हैं आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा। तो इसलिए बोला बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका कैसा पार्टिकल है बेटा, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जबकि आपकी टेनिस बॉल कैसी है बेटा, आपकी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एक बड़ा पार्टिकल है बेटा। तो बड़े पार्टिकल की जो वेवलेंथ आती है वो इतनी स्मॉल आती है बेटा जिसको हम जनरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते बेटा। इसलिए जो आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है बेटा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर एप्लीकेबल है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक पर ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं बेटा। इसलिए हम बोल सकते हैं बेटा कि अपनी डेली लाइफ के अंदर हम किनके इस्तेमाल करते हैं बेटा, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, ना कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बेटा अपनी डेली लाइफ के अंदर डी ब्रोगली इक्वेशन का कोई भी इस्तेमाल नहीं बेटा, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ के ऊपर डी ब्रोगली इक्वेशन का कोई भी इस्तेमाल नहीं बेटा। तो ये थी बेटा आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो है बेटा वो आपको दे दी जाएंगे। इसके अलावा कल नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लेकर, और कोशिश करते हैं बेटा इसके न्यूमेरिकल को भी हम हैंड टू हैंड सोल्व करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लेकर। थैंक यू।